चलिए बच्चों, मातृभूमि एकेडमिक्स की क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वास्तविक संख्या का भाग 13 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज हम एक प्रमेय पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है कि पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। इससे पहले एग्जाम्पल +1.1 +1.2 सारे क्वेश्चन की वीडियोज पहले मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। प्लेलिस्ट में रोज अपडेट करता हूं, तो आप लोग उन प्लेलिस्ट को ध्यान से जाके पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो पे आते हैं। ठीक है, प्रमेय 1.4 दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, प्रमेय 1.4। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता रखा है अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका रूट नहीं निकलता है। ठीक है, रूट जिनका नहीं निकलता है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब आपको √2 एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, इसमें हम पूरा लिखते हुए आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से करना है। पहले लिखेंगे माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। आपने क्या मान लिया, √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। क्या मान लिया, परिमेय संख्या है √2। ठीक है बच्चों, √2 को अब आप जानते हैं कि √2 को अगर परिमेय संख्या अगर है तो √2 क्या होता है, √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन और माननी पड़ती है, p/q तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, लेकिन इस p/q का p और q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि p और q आपस में क्या है, सहअभाज्य है, मतलब अभाज्य संख्या है p और q। ठीक है, तो उसका एक के अलावा कोई भी क्या है, गुणनखंड नहीं है। आपने ये माना, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी चीज को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी चीज को क्या करने की कोशिश करेंगे, गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए गलत साबित करते हैं। जैसे ये समीकरण 1 मान लिया तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर, इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, √2q हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 को दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर इंटू q²। मैंने कर दिया। अब p², √2 का स्क्वायर मतलब √2 गुणा √2 बराबर कितना, 2। ठीक है, √2 इंटू √2 बराबर कितना, 2। तो कितना हो जाएगा, 2q² हो जाएगा। 2 चला जाएगा नीचे, p²/2 बराबर कितना, q²। ठीक है, अब आप जानते हैं एक लाइन यहां पे आएगी, यदि p² 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, क्योंकि ये भाग तो जा ही रहा है, सीधी सी बात है। 2 से विभाज्य होगा तो क्या होगा, p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं p बराबर 2 ले लो, p बराबर क्या ले लो, 2 ले लो, मान लिया 2। ठीक है, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं, 2 का स्क्वायर/2 कितना है, 4/2 बराबर कितना, 2 हो गया है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर/2 कितना हो गया, 2 में 4/2, तो 4 भाग जा रहा है 2 से। तो जब p² में 2 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब p जो वैल्यू है, जो p हमने 2 मानी है, उसमें भी हमारा 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, समझ गए। यदि p² में 2 से भाग जा रहा है तो p में भी 2 से भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि हम ये लाइन लिख सकते हैं कि यदि p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p/2 बराबर c। मान लीजिए अब जनरल सी बात है, p स्क्वायर बट्टे 2 करने में वो वैल्यू नहीं आएगी जो सामने वैल्यू दिख रही है आपको, लेकिन p/2 करने में हमने c मान ली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे c क्या कर देंगे, माना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को इधर काउंट कर देंगे, p बराबर कितना हो जाएगा 2c हो गया, 2 इधर चला गया। फिर दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर हो गया। देखो दोनों तरफ वर्ग करा, p स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पहले एक लाइन और लिख देते हैं, चलिए p का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर c का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रखा है, ये आपको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए क्योंकि सेकंड आपने मान चुके हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसे आप थर्ड मान लीजिए। ठीक है, और इसे आप फोर्थ मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है, और समीकरण फोर्थ क्या कह रहा है, p स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। आप समीकरण 3 और वे 4 से क्या करेंगे, 3 वे 4 से देखेंगे कि p स्क्वायर यहाँ पे भी है, p स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो यहां से आप देखेंगे ये जो 2q स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4c स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, p स्क्वायर कहाँ है, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर क्या है 2q स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। आपके पास LHS दोनों में क्या है, बराबर है, LHS दोनों में क्या है, बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 4c स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, 2 को ले जाऊंगा नीचे, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दीजिए, q स्क्वायर बराबर 4/2 c स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब इसे एक काम कीजिए, q स्क्वायर बट्टे 2 बराबर कितना c स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, यदि q स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, यदि q स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, तो q भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको p में बताया था वैसे ही q में। लेकिन हमने माना क्या था, हमने माना ये था कि p और q का एक के अलावा कोई भी उमेश गुणनखंड नहीं है, मतलब p और q में एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे q 2 से विभाज्य चला जा रहा है और यहाँ पे p भी 2 से विभाज्य चला जा रहा है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि p और q का एक के अलावा 2 भी क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि 2 से भी भाग जा रहा है तो इसका मतलब 2 भी गुणनखंड है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा क्या हुई, गलत साबित हुई, हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, गलत क्या हुई, सिद्ध हुई। ठीक है, कि p और q का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। अतः √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, हमने ये माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के साथ हमने क्या माना था कि परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि p और q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने इसी चीज को गलत साबित कर दिया, इस प्रकार से हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। या एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख लीजिएगा कि √2 एक परिमेय संख्या ना होकर
ना होकर अपरिमेय। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए